हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम समाज शास्त्र का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की थी। हमने समाज, सामाजिक समूह, स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। आपका पहले ही संपूर्ण कोर्स हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन होगा, विश्लेषण होगा, आपको समझ विकसित होगी और आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। बात करते हैं अब आगे से। लगभग हमने 50 क्वेश्चन पहले ही देख लिए थे, तो 50 क्वेश्चन को हम स्किप कर लेते हैं। अब निकालते हैं 51 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर 1 51 वाले क्वेश्चन से। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन क्या आता है। नंबर 1 आपका यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपके, निम्न से जाति की विशेषता नहीं है। अब जाति की बात कर रहे हैं तो जाति की विशेषता नहीं है, तो जाति क्या होती है। जरा जाति की बात करें तो जाति एक जन्मजात प्रदत्त परिस्थिति होती है। अब मैं यहाँ पर ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपके जन्मजात की बात कर रहा हूँ, साथ में यहाँ पर मैं आपके प्रदत्त परिस्थिति की बात कर रहा हूं। मैंने आपको कल बताया था कि रोल प्लेटन ने परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित। यहाँ पर ये प्रदत्त है। प्रदत्त का मतलब जो अपने आप ही आपको प्राप्त होती है। आप जिस जाति में जन्म लेते हो उस जाति आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो इस कारण इसको प्रदत्त कहते हैं। ये जन्मजात है, प्राप्त होती है, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। कुछ इसमें होते हैं, तो जाति के बारे में अलग अलग चीजें हैं। अगर जाति की बात करें तो जाति यहाँ से आपके पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। कास्टा से ये आपके बना है, जिसका डियागो जो आपके ओल्टा है, यानी कि डियागो डे ओल्टा ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो अलग अलग चीजें हैं, ये आपके संस्कृत के जन धातु से बना हुआ है, तो इसकी अलग अलग चीजें आती है। बात यहाँ आती है कि आपकी जो जाति है, जाति की कौन सी विशेषता नहीं है। नंबर 1, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। बिल्कुल गलत है। व्यवसाय इसमें निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं, निश्चित। जैसे एक नाई जाति का जो व्यवसाय है वो कटिंग करना होता है, धोबी का काम कपड़े धोना होता है, ब्राह्मण का काम वेद उपनिषद और मंत्रोच्चारण करना होता है। अलग अलग जातियों के अलग अलग व्यवसाय निश्चित होते हैं, तो यही अपन को मिल जाता है। तो विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता आपके इसके नहीं है, तो आंसर पहला ही आपके से हो जाता है। बाकी जो 3 है वो तीनों इस जाति की विशेषता है। नंबर पॉइंट दूसरा कि जाति का निश्चित जन्म से होता है, बिल्कुल सही है। जाति के सदस्य अपने जाति में ही विवाह करते हैं, बिल्कुल सही है, अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। जातियों में ऊंच नीच का संस्करण मिलता है, बिल्कुल सही है, जातियों में ऊंच नीच का संस्करण मिलता है, भेदभाव मिलता है, जिसको छुआछूत भी बोलते हैं। आगे बात है, जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग का मतलब बात करते हैं, यहाँ वर्ग की बात आ रही है, तो आप जानोगे कि आपके अलग अलग वर्ग होते हैं। आपके श्रमिक वर्ग भी होता है, आपके औद्योगिक वर्ग भी होता है, आपके अलग अलग वर्ग होते हैं, या फिर आपके मजदूर वर्ग भी होता है। क्या होता है? मजदूर वर्ग। तो मजदूर से आपके क्या बन रहा है, आप देखोगे मजूमदार और मतदान। मजूम से क्या बन रहा है आपके मजदूर। तो मजदूर का मतलब क्या है? मजदूर वर्ग आपके यहाँ पर आए, मजदूर वर्ग की बात हो रहा है। तो जहां पर आपके वर्ग है, यानी कि जाति एक बंद वर्ग है, बहुत सी बार आपकी बात आई है जाति की, तो वर्ग का मतलब मजदूर वर्ग, यानी कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा? ये मजूमदार और मतदान ने कहा। बंद वर्ग का मतलब ये है कि इसमें न तो कोई प्रवेश कर सकता है, न इससे कोई बाहर जा सकता है। बंद है एक तरह से दरवाजा। जाति जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी जाति में आप रहोगे, उससे बाहर नहीं जा सकते, और जिस व्यक्ति का वो दूसरी जाति को में भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि एक तरह से बंद व्यवस्था है, इसमें ना तो कोई जा सकता न कोई इसमें आ सकता। इस कारण मजूमदार और मतदान इसको जाति को एक बंद वर्ग कहा है। अगले, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। पूर्णतः वंशानुक्रम, अगर बात करें वंश की बात करें तो आपकी बात करता हूं मैं, परिवार में आपके एक तो वंश होता है, एक आपकी कुल होता है। कुल या वंश की दोनों की बात कर सकते हैं। जहां पर आपकी वंशानुक्रम की बात आएगी तो वहां पर कुल या वंश की समझ लेना कि वंश की बात आ रही है तो कुल की बात करेंगे, तो कुल का मतलब है कुले। क्या है? कुले। तो वंशानुक्रम की बात किसने की है? कुले ने बात की। वंश या कुल का दोनों का, यानी कि ये याद करने की ट्रिक है। देखो, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग, आपको आगे बहुत आगे निकलना है तो आपको चीजों को अच्छे से याद रखना होगा, आपको कंफ्यूजन से दूर रखना होगा। तो परिभाषाओं को आपको इसी तरह से याद करना होगा। आपको पता है समाज शास्त्र में परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे आपके लोकतंत्र की बात करें।
तो जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हमें एक जाति कहते हैं। वंशानुक्रम का मतलब है कि जो वंशानुक्रम पर ही आधारित होगा, जो आपको जाति प्राप्त होती है वो वंश से ही आपको प्राप्त होती है। ये किसने कहा? ये आपके कुले ने कहा। किसने कहा? कुले वही है जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा दी थी? चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, जिसके इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगर आपको याद हो तो आप कुले की पुस्तक के अपना बता सकते हो कि कुले की पुस्तक कौन थी, चार्ल्स कुले की पुस्तक कौन थी, मजूमदार ने क्या कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। केतकर हावेल के बारे में बाद में बात करेंगे। अंतर्विवाह, अब देखो यहाँ पर अंतर्विवाह वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त पद की सहायता से, अंतर्विवाह वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाती है। किसने कहा? ये कहा हावेल ने। ये यहाँ पर पूरा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपके जो हावेल है ये पूरा आपके यहाँ पर हावेल आएगा। क्या आएगा आपके यहाँ? हावेल। तो हावेल ने कहा था कि किसके द्वारा? अंतर्विवाह वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त वर्ग को ही यहाँ पर है। डॉक्टर गुरवे ने जाति से संबंधित कितनी विशेषता बताई? गुरवे ने इसकी 6 विशेषता बताई जाति की बात करें, जाति की अलग अलग है। जाति की अगर बात करें तो इसकी अलग अलग विशेषताएं अलग अलग व्यक्तियों ने बताई है। अगर मुख्य देखें तो इसका जाति की जो संरचनात्मक, एक तो आपके संरचनात्मक विशेषता होती है, एक आपके इसके अलग अलग संगठनात्मक विशेषता होती है, जिससे इसमें कुछ व्यवसाय निश्चित होते हैं, इसमें कुछ संस्थान मिलते हैं, इसमें ऊंच नीच की भावना मिलती है। तो जाति की विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। तो जाति की अलग अलग विशेषताएं होती है। जाति का प्रयोग प्रजाति के रूप में सर्वप्रथम किसने किया? जाति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रजाति के रूप में किसने किया? प्रजाति का प्रयोग किया अल्बर्ट डुबाई ने। किसने किया? अल्बर्ट डुबाई ने सर्वप्रथम जाति का प्रयोग प्रजाति के रूप में किया। प्रजाति का मतलब जानते हो, अलग अलग दुनिया में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। जैसे निग्रो है, अलग अलग जैसे आपके जैसे बात करते हैं तो भारत की जो प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलिया है, या आपकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में आती है। आगे बात करते हैं। कौन मानता है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है? नातेदारी का मतलब है रिश्तेदार। नातेदार का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। जैसे एक व्यक्ति अगर जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसके बहुत सारे समूह बन जाते हैं, जैसे माता पिता के साथ रिश्तेदारी, भाई बहन के साथ रिश्तेदारी, और जब वो विवाह करता है तो विवाह करने के बाद में पत्नी के साथ एक संबंध, साथ में ससुराल पीर के साथ उसके संबंध, एक नातेदारी समूह बन जाता है। तो जाति क्या है? तो जाति वस्तुतः एक विस्तृत का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा फैला हुआ संबंध। जैसे अब बात करते, आप कहीं भी जाओगे, शादी समारोह में जाओगे तो अपनी जाति के लोगों से अलग ही एक संबंध होता है कि आप उस जाति के हो तो मिलते ही बहुत असकुन मिलता है। मान लीजिए आप अमेरिका गए, अमेरिका जाने के बाद में आपको पता लगा कि ये भारतीय है, और भारतीय पता लगने के बाद में फिर आपको पता लगा कि ये उस जाति का है, तो और आपके घनिष्ठ संबंध बन जाएंगे। तो ये जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी है। तो किसने कहा? ये श्रीमती इरावती कर्वे ने कहा। किसने कहा? एक कर्वे ने कहा। यहाँ पर ध्यान देना है। और आपके अल्बर्ट डुबाई ने क्या कहा था? अल्बर्ट डुबाई ने जाति का जो प्रयोग है वो प्रजाति के रूप में किया था। किसके रूप में? प्रजाति के रूप में किया था। मजूमदार ने इसको बंद वर्ग बताया था। क्या बताया था? इसने बंद वर्ग बताया था। गुरये ने क्या कहा? जाति की 6 विशेषताएं बताई थी। कितनी विशेषताएं? 6 विशेषताएं बताई थी। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। आगे बात करते हैं। निम्न में से बंद स्त्रीकरण कौन सा है? बंद का मतलब जिससे न तो आ सकते न जा सकते, तो कौन सा है? ये आपकी जाति ही रहेगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब खुला कौन सा रहेगा? खुला तो आपके वर्ग ही रहेगा। कौन सा? वर्ग ही रहेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे आज आप छात्र वर्ग हो, क्या हो आप? आज आप क्या हो? छात्र वर्ग हो। कल मान लो आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद में आपका वर्ग चेंज हो जाएगा और आप नौकरी पेशा वर्ग में चले जाओगे। किस में चले जाओगे? आप नौकरी पेशा वर्ग में चल जाओगे। अगर आप नौकरी नहीं लगे तो आप दूसरे वर्ग में जा सकते हो, या आप श्रमिक वर्ग में जा सकते हो, या फिर आप उद्योगपति वर्ग में जा सकते हो। यानी कि वर्ग चेंज होते रहते हैं, अलग अलग चीजें में आपको वर्ग चेंज होते रहते हैं। तो वर्ग क्या है? वर्ग आपके खुला होता है। क्या होता है? आपके खुला होता है। साथ में ये अर्जित होता है। अर्जित परिस्थिति होती है। क्या होती है? आपकी ये अर्जित परिस्थिति होती है वर्ग। यानी कि वर्ग और जाति में बिल्कुल दोनों में असमानता मिलती है, दोनों अलग अलग है। इस बात को आपको यहाँ पर समझना होगा।
आगे बात करते हैं जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया। जाति के अलग अलग सिद्धांत है, जाति की उत्पत्ति किस तरह से हुई, प्राचीन सिद्धांत भी है अलग अलग। जैसा कि मानते हैं कि आपके जैसे वेद है, वेदों में आपके कुल 10 मंडल है। अब 10 मंडल में से जो आपका 10वां मंडल है, कौन सा 10वां मंडल है, 10वां मंडल में आपकी जो पुरुष सूक्त है, कौन सा सूक्त, पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुंह से तो ब्राह्मण उत्पन्न हुए। कौन से? ब्रह्मा के मुंह से, मुख, जो बाहें, भुजा, इनसे ब्रह्मा के मुख से आपके जैसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए। हाथों से, भुजाओं से क्षत्रिय को उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य को उत्पन्न हुए, पांवों के तलुओं से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यानी 4 वर्णों की उत्पत्ति, उसके बाद में ही इसकी जातियों की उत्पत्ति हुई। तो अलग अलग धारणा है, उसमें से एक है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत ये कहता है कि जब व्यक्तियों ने अलग अलग व्यवसाय बना लिए तो व्यवसायों के आधार पर ही जाति की उत्पत्ति हुई। किसने कहा? ये नेस्पिल्ट ने कहा। किसने कहा? ये नेस्पिल्ट ने कहा। जबकि होकार्ट और सोनाल्ड, जो होकार्ट और सोनाल्ड है, इसने धार्मिक सिद्धांत दिया था। कौन सा? इसने धार्मिक सिद्धांत दिया, जाति का धार्मिक सिद्धांत दिया था। तो अलग अलग सिद्धांत जातियों के, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। रॉबर्ट बी स्टेट ने वर्ग विभाजन के कितने आधारों को उल्लेख किया? वर्ग अलग अलग, जैसे अलग अलग वर्ग बन सकते हैं, तो इसने 7 वर्ग बताए। किसने? रॉबर्ट विस्ट ने 7 वर्ग बताए। जैसे आप परिवार के आधार पर वर्ग बन सकते हैं, जैसे आप परिवार में कहाँ रहते हो, कहीं नहीं रहते, आप पड़ोसी के बारे में अलग अलग, वो शिक्षा के बारे में अलग अलग वर्ग बन सकते हैं। जैसे रॉबर्ट विस्टेट के अनुसार इनमें से वर्ग निर्धारण का आधार कौन सा नहीं है? तो इसमें जन्म नहीं है। जन्म के आधार पर तो केवल क्या बनती है? आपकी जाति ही बनती है। बाकी इन सब के आधार से निवास की स्थिति के आधार पर आपका वर्ग बन सकता है। जैसे आप जिस कॉलोनी में रहते हो तो उस कॉलोनी के वर्ग कहलाओगे आप, या फिर आपका जो परिवार है, जो नातेदारी है, तो आपका परिवार संभ्रांत है, आपको कैसा सब वर्ग आपकी संपत्ति के आधार पर, धन के आधार पर, आय के आधार पर आपका वर्ग बन सकता है। तो रॉबर्ट विस्टेट ने वर्ग के 7 आधारों का उल्लेख किया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अगली वाले वीडियो में बताया था, हट्टा और कट्टा बताया था। तो इसके कास्ट इन इंडिया की जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है? ये आपके हटन है। आगे बात करते हैं स्टोरी ऑफ कास्ट इन इंडिया की पुस्तक लेखक कौन है? स्टोरी ऑफ कास्ट इन इंडिया की पुस्तक के जो लेखक है वो आपके विजय केतकर है। कौन है? विजय केतकर यहाँ पर है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो किसने विकसित की थी? तो यहाँ पर श्रीनिवास ने इसकी विकसित की थी। प्रभु जाति का मतलब होता है कि जो सबसे शक्तिशाली जाति होती है और उस जाति का दूसरा अनुसरण करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, श्रीनिवास ने एक अवधारणा और है संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ये भी इन्होंने किसने? श्रीनिवासन ने ही दी थी। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है किसने दी थी? तो ये श्रीनिवास ने दी। संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सी बार क्या होती है, जो निम्न जाति की जो जातियां होती है वो उच्च जाति की जो संस्कृति परंपराओं को अपनाती है, यानी कि अपनी संस्कृति में परिवर्तन करती है, धीरे धीरे देखा देखी करती है। जैसे मान लीजिए आज सभी जगह सब जातियों में क्या होता है कि परौनियां होती है। परौनियां का जानते हो, यानी कि उड़ाए जैसे कपड़े के परौनी होती है शादी ब्याहों में। तो जैसे मान लीजिए बड़ी जो जातियां हैं, अच्छी जातियां हैं, वो लिफाफा देना प्रारंभ कर देती है, तो दूसरी जो जातियां हैं वो धीरे धीरे उसकी नकल करना प्रारंभ कर देती है। तो यानी कि दूसरी संस्कृति को अपनाना, उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो श्रीनिवास ने दी थी। और प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो भी श्रीनिवास ने ही दी थी। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं कास्ट इन मॉडर्न इंडिया और अदर एसेस की जो किसने लिखी थी? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस पुस्तक के जो लेखक है वो श्रीनिवासन है। कौन है? श्रीनिवासन, जिन्होंने प्रभु जाति की और संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। आगे किस सन में तेलुगु भाषियों के लिए तत्कालीन मद्रास राज्य का मतलब है वर्तमान में तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो बाद में आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य की स्थापना की गई। तो 1953 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ क्या सर्वप्रथम जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था, अगर भारत में बात करें तो भारत में क्या हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य था, ये आपके जो राज्य था वो आपके बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश राज्य बना था। बाद में ये बनने के बाद में अलग अलग राज्यों के बनाने की मांग उठी, तो आंध्र प्रदेश को प्रथम राज्य बनाया गया 1953 में भाषा के आधार पर। ये आपके समस्या वाला टॉपिक है, समाजशास्त्र में उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो अलग अलग समझ की समस्याएं हैं, उसी तरह गरीबी आपकी समझ की समस्याएं हैं। तो एक जो आपके है जुलाई, यहाँ पर बात करते हैं जुलाई 1975 को जनता की उन्मूलन हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा किसने की? तो 1975 में अगर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री भी थी।
आगे बात करते हैं बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए अधिनियम कब बनाया गया। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया गया था 1976 में। कब बनाया गया था? 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया गया था। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भिक्षावृत्ति और बेगारी को समाप्त किया गया है। भिक्षावृत्ति और बेगारी को समाप्त किया गया है वो अनुच्छेद आपके 23 में किया गया है। ये आपके जो 23 और 24 जो अनुच्छेद है, 22 और 23 जो आपके अनुच्छेद है, उनमें आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसमें आपके अनुच्छेद 23 में भिक्षावृत्ति और बेगारी का जो इसका प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं भारत की एड्स की राजधानी किसे कहा गया है। तो भारत में जो एड्स की राजधानी है वो मुंबई को कहा गया है। अगर बात करें जो सर्वप्रथम जो एड्स का रोगी मिला था वो आपके यहाँ पर अमेरिका में मिला था। अमेरिका महाद्वीप में सर्वप्रथम एड्स का रोगी मिला था। भारत में एड्स अनुसंधान और नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? एड्स अनुसंधान और नियंत्रण केंद्र यहाँ पर आपको मुंबई में स्थित है। 1953 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में जिस कमेटी की स्थापना की गई थी वो कौन सी थी। तो रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी की स्थापना 1953 में की गई थी आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसलिए पाठ बताया वो क्वेश्चन क्योंकि आपके सामने समस्याओं से था। अब यहाँ बात करते हैं आपके गीता में वर्ण की उत्पत्ति का कारण माना गया है। तो यहाँ पर गीता में बात की गई तो वर्ण की उत्पत्ति का कारण माना गया है। तो यहाँ पर वर्ण की जो गीता में वर्ण का जो माना गया है वो कर्म माना गया है। अगर आपके यहाँ पर वर्ण की बात करूँ तो वर्ण कि मैंने आपको यहाँ वर्ण ये है, यहाँ पर वर्ग की बात नहीं, ये वर्ग अलग है, ये वर्ण अलग है। वर्ण की बात करें तो यहाँ पर आपके 4 वर्ण बताए गए थे। कौन कौन से? एक तो आपके यहाँ पर ब्राह्मण बताया गया था, एक साथ में आपके यहाँ पर क्षत्रिय बताया गया था, एक आपके यहाँ पर वैश्य बताया गया था, इसके बाद में एक लास्ट आपका शूद्र बताया गया था। 4 वर्ण है। 4 वर्णों की जो उत्पत्ति है वो गीता में क्रम माना गया था। बाद में इसको क्या माना गया? बाद में इसको जन्म के आधार पर बना दिया गया था। अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण का काम अलग था, यानी कि वेद उपनिषदों को पढ़ना, दूसरों को शिक्षा देना। ब्राह्मण का क्षत्रिय का काम था देश की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। तो ये काम यहाँ अलग अलग थे। तो 4 वर्ण थे। 4 वर्णों की जो उत्पत्ति का जो उल्लेख है हमें सर्वप्रथम वेदों में उपनिषद वेदों के 10वें मंडल में मिलता है, पुरुष सूक्त में। ये आपको यहाँ पर माने गए हैं। द्विज का मतलब है कौन माने गए हैं? जो अच्छे माने गए द्विज में। तो द्विज में केवल 3 ही वर्ग माने गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसमें शूद्र नहीं माना गया। द्विज यानी कि अच्छे वाले माने गए और शूद्रों को सबसे निम्न स्तर पर रखा गया है। उनके साथ हमेशा भेदभाव होता आया है। तो प्रारंभ में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज माने गए थे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अगर बात करें तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगर ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल है, तो तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में इसका जो ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो गायत्री मंडलों का तीसरे वर्ग में भारत की सामाजिक व्यवस्था में कुल कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो आश्रम की बात करें तो यहाँ पर 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आप सभी को पता होगा 4 तरह के आश्रम है। पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है जो आपके 25 वर्ष तक रहता है। इसके बाद में अगर बात करें, इसके बाद में आपके जो गृहस्थ आश्रम होता है, तो गृहस्थ आश्रम यहाँ से आपके 25 से 50 वर्ष तक रहता है। इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ आश्रम यहाँ से 50 से 75 वर्ष के बीच में होता है। इसके बाद में संन्यास आश्रम होता है। संन्यास आश्रम 75 से 100 साल के बीच में होता है। इस तरह से मनुष्य की जो अवस्थाओं को आयु को 4 भागों में बांट दिया गया है। आयु को 4 भागों में बांटने के कारण इसको अच्छे आश्रम व्यवस्था कहा गया है। यानी कि यहाँ पर आश्रम का मतलब ठहरना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या करेगा व्यक्ति 25 साल तक गुरु के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा। उसके बाद में विवाह करके 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा और गृहस्थ में क्या करेगा, वो जितने भी जो धर्म कर्म जो भी है उनका प्रयोग करते हुए उनका निर्वाह करेगा। और ये आश्रम में ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। आश्रम व्यवस्था में अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम में माना गया है। गृहस्थ आश्रम में ही वो चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी आश्रम में पूर्ति करता है। और इसी आश्रम में वो पुत्र पैदा करके एक तरह से पितृ ऋण से भी मुक्ति हो सकता है। जो विभिन्न ऋण है उन ऋणों से मुक्ति भी यहाँ पर हो सकता है। बाद में जो गृहस्थ आश्रम जो सीखने के बाद में वानप्रस्थ में जाता है। 50 साल के बाद में वो दूसरों को सिखाता है कि आपको इस तरह से पालन करना चाहिए, दूसरों को शिक्षा देता है। और लास्ट में संन्यास आश्रम वो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ कर और भगवान भक्ति लीन में हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? संन्यास आश्रम। तो आप अलग अलग माने गए हैं।
हिंदू जीवन में कुल कितने संस्कार बताए गए हैं, तो आपके 16 संस्कार बताए गए। तो 16 संस्कार आपको पता ही होगा 16 संस्कार कौन कौन से हैं। जैसे आपके जो सबसे अंतिम जो संस्कार थे वो आपके अंत्येष्टि है। तो अलग अलग चीजें संस्कार माने गए उपनयन है। वेदों के अध्ययन करने के पश्चात गुरुकुल से घर की ओर लौटना क्या संबंधित है, तो वेदों का अध्ययन करना यानी कि वेदों का अध्ययन करने के पश्चात गुरुकुल से घर की ओर लौटना क्या कहता है आपके, ये आपके समावर्तन कहलाता है। यानी कि समावर्तन का मतलब कि आपने वेदों का समाप्त कर लिया, अब घर की तरफ आओ। उपनयन का मतलब क्या होता है, उपनयन का मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो जब जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो संस्कार दिया जाता है वो उपनयन संस्कार है। पुष्पवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। और निष्कर्मण अलग अलग आपके संस्कार 16 संस्कार है। धर्म को पवित्र अपवित्र में किसने विभाजित किया, तो धर्म को पवित्र अपवित्र में किसने विभाजित किया, तो यहाँ पर दुर्गम ने धर्म को जो अलग अलग यानी कि पवित्र अपवित्र में विभाजित किया है। हिंदू विवाह की परंपरागत प्रकार कितने, तो हिंदुओं में कुल मिलाकर 8 प्रकार माने गए हैं। 8 प्रकारों में से अलग अलग विवाह है, जिसमें से 8 प्रकारों में से नंबर 1 है जो आपके ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी इसमें योग्य वर्ग के साथ, किसके साथ, योग्य वर्ग के साथ। उसके बाद में आपके देवी विवाह है। देवी विवाह में जो आपके पंडित हैं पुजारी साथ उनके साथ विवाह माना गया है। तो अलग अलग 8 विवाह माने गए हैं। तो इनमें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, पूर्व मैंने आपको बता रखा है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित हुआ आपके 1872 में यहाँ पर पारित हुआ था इस भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम। अनुलोम विवाह क्या है, तो अनुलोम विवाह में क्या होता है कि इसमें अनुलोम 2 तरह के विवाह होते हैं। विवाह की अलग अलग बात करते हैं, तो एक तो होता है आपके अनुलोम विवाह। कौन सा अनुलोम विवाह होता है, एक प्रतिलोम विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह अनुलोम में क्या होता है कि अनुलोम में जो लड़का होता है, लड़का का जो कुल होता है वो उच्च होता है, और जो लड़की होती है उसका कुल है वो निम्न होता है, यानी कि निम्न जात की होती है। जबकि प्रतिलोम में क्या होता है, जो लड़का होता है वो लड़का की जो कुल है वो निम्न होता है, जबकि जो लड़की है लड़की वो उच्च कुल की होती है। क्या होती है, वो उच्च कुल की होती है। तो इस तरह से अनुलोम का विवाह का मतलब है कि जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो तो वो आपके अनुलोम कहलाता है। और प्रतिलोम लड़की निम्न कुल की हो और लड़का जो आपके वो कुल का हो, यानी कि लड़का और लड़की की जो जाति के आधार पर अलग अलग बात किए गए। अगर कोई विवाह अनुलोम विवाह होता है, अगर अनुलोम विवाह होता है तो राजस्थान सरकार भी यहाँ पर जो अनुलोम विवाह करने पर पैसा देती है। अभी भी वर्तमान में अगर अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा पैसे भी लाखों रुपए दिए जाते हैं। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। परवर से क्या तात्पर्य है, यह भी विवाह से संबंधित है। समान ऋषियों और पूर्वजों के नामों का उच्चारण करने वाला, यानी कि समान रुचि जी एक तरह पर्वत एक तरह से गोत्री होता है। जो समान ऋषि जो आपके रहते हैं पहले अलग, जैसे किसी की सती रहती है, किसी की क्या रहती है, किसी का डोग देते हैं, अलग अलग चीजें होती है, तो इसको परवर कहा जाता है। आगे बात करते हैं वर्तमान में प्रेमी विवाह है। और प्रेमी विवाह हिंदू विवाहों के परंपरागत 8 प्रकारों में से किसके समान है, जो वर्तमान में जो प्रेमी विवाह होता है, जो लव मैरिज होती है, अगर बात करें जो लव मैरिज होती है वो किसके समान है, तो वो किसके समान है, तो अगर बात करें तो वो आपके गंधर्व विवाह के समान है। किसके समान है, गंधर्व विवाह को ही प्रेमी विवाह कहा गया है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, तो संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है, तो मैक्स मुलर ने कहा है। मैक्स मुलर को अगर बात करें तो यहाँ पर वेदों का पंडित भी बोलते हैं, वेदों का पंडित भी बोलते हैं। और इसका कथन क्या है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। अब आपकी आदि परंपरा है। वर्तमान में भारत में दहेज को लेन देन की रोकथाम हेतु दहेज निरोधक अधिनियम प्रचलित है। ये किस वर्ष पारित हुआ, तो दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1961 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ, 1961 में पारित हुआ था। स्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज, स्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वेस्टर्न मार्ग। कौन है, वेस्टर्न मार्ग स्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसने जन्म परिवार और प्रजनन मूलक परिवार में अंतर किया, तो मर्डॉक ने यहाँ पर ये अंतर किया। किसने, मर्डॉक ने जन्म परिवार और प्रजनन परिवार में यहाँ पर अंतर किया। विशेष विवाह अधिनियम कब बना, तो ये 1954 बना। भारत में विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1954 पारित हुआ। तो ये आपके यहाँ पर क्या जो आपके मैंने बताया, तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि समाज शास्त्र के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्या बाकी रहा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जाति वर्ग के बारे में बात कर ली, समाज की समस्याओं के बारे में बात कर ली, वर्ण आश्रम धर्म के बारे में बात कर ली, आपके विवाह और परिवार के बारे में बात कर ली।
लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, आप यहाँ पर एक बात ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके यहाँ पर मैंने अभी आपकी इससे पहले मैंने आपको अगर आपके एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में मुख्य रूप से आपके 7 विषय हैं और प्लस आपकी शिक्षण विधियाँ हैं। क्या है? आपके शिक्षण विधियाँ हैं। ये बात आप कुल मिलाकर आपके 8 विषय जाते हैं। लेकिन 7 विषय की बात करें तो 7 विषयों में से आपके लोक प्रशासन हो चुका है। आपके लोक प्रशासन को मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है। आज आपके समाजशास्त्र का मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है। इससे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो यूट्यूब पर ही अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्ले लिस्ट में आप जाना, प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर आपको जो रिवीजन है वहां पर आपको इतिहास विषय का साथ में आपको दर्शन शास्त्र विषय का इन दोनों विषयों का भी जो रिवीजन है सिलेबस है वो मैंने आपको करा दिया है। इन दोनों को भी आप प्ले लिस्ट से देख लीजिए, आप लेट मत होएगा। इन दोनों को भी आपको इन 4 विषय का आपको वहां पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पूरी की पूरी क्लासेस आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगी और जो विस्तार से है, जो नोट्स है, जो भी चीजें हैं वो आपको कोर्स में दे रखा है। आपने कोर्स कर ही लिया होगा, आर्यमान स्टडी ऐप पर वहां पर आपने दे रखा होगा। आपने कोर्स कर लिया तो आपको लिए बहुत डबल बेनिफिट होगा, इससे अलग ही बेनिफिट होगा। और टेस्ट सीरीज आप दे ही रहेंगे, पुस्तक आप पढ़ ही रहे होंगे, सब चीजें हमने आपको रेडी कर दी है। तो इस चीज में अब बाकी आपके जो 3 विषय बचे कौन कौन से, आपके अर्थशास्त्र वाला विषय बचा, आपके राजनीतिक विज्ञान वाला बचा और साथ में आपके भूगोल वाला बचा। तो आपके 3 विषय बचे हैं। इन 3 विषयों को भी जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। इस बार जो लक्ष्य है, इस बार जो मेरिट तो आएगी लेकिन फर्स्ट रैंक के साथ अधिकांश जो अभ्यर्थी है उनकी मेरिट लगभग जो आए तो अधिक से अधिक यहाँ से आनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।